G20 की सफलता के बाद दिल्ली में बीजेपी कार्यालय में शाम को पीएम नरेंद्र मोदी का स्वागत किया जाएगा। शाम को बीजेपी हेडक्वार्टर में 2024 चुनाव से पहले बीजेपी का महामंत्र है, तो इस बैठक में पीएम मोदी भी शामिल होंगे। बैठक के दौरान ही पीएम मोदी का स्वागत किया जाएगा। चुनाव पर बीजेपी चुनाव समिति की बैठक है, तो बताया जा रहा है कि बैठक में पीएम मोदी का संबोधन भी होगा। उधर G20 की सफलता के बाद दिल्ली में बीजेपी कार्यालय में शाम को पीएम नरेंद्र मोदी का स्वागत किया जाएगा। शाम को बीजेपी हेडक्वार्टर में 2024 चुनाव से पहले बीजेपी का महामंथन है और इस बैठक में पीएम मोदी भी शामिल होंगे। तो बैठक के दौरान ही पीएम मोदी का स्वागत किया जाएगा। चुनावों पर बीजेपी चुनाव समिति की बैठक है। बताया जा रहा है कि बैठक में पीएम मोदी का संबोधन भी होगा। तो बीजेपी ऑफिस में भी चुनाव को लेकर के बैठक है। बीजेपी की बैठक में पीएम मोदी भी शामिल होंगे। तो G20 की सफलता को लेकर के आज शाम पीएम मोदी भी बैठक में शामिल होंगे, उनका स्वागत किया जाएगा। और बीजेपी हेडक्वार्टर में 2024 चुनाव से पहले बीजेपी का महामंत्र है और इस बैठक में पीएम मोदी भी शामिल होंगे। तो बैठक के दौरान ही पीएम मोदी का स्वागत किया जाएगा। चुनाव पर बीजेपी चुनाव समिति की बैठक है। बताया जा रहा है कि बैठक में पीएम मोदी का संबोधन भी होगा। तो G20 सक्सेस रहा और इसके उपलक्ष्य में ही, इसके मद्देनजर ही आज बैठक है। पीएम मोदी इस बैठक में शामिल हैं। तो इस पर तमाम जानकारी के लिए हमारे संपादक अशोक मिश्र जी न्यूज रूम से जुड़े हुए हैं। अशोक जी, आज दिल्ली में एनडीए गठबंधन के कोऑर्डिनेट कमेटी की आज बैठक होने वाली है। आज पहली बैठक है, दिल्ली में है, शरद पवार के घर पे है। क्या कुछ जानकारी सामने आ रही है? इस बैठक का क्या मायने निकाले जाए? देखिए, पिछले दिनों मुंबई में जो बैठक हुई थी, उस बैठक के बाद आज ये पहली बैठक है इंडिया गठबंधन की। और G20 की जो बैठक संपन्न हुई है पिछले दिनों, उसको लेकर के बीजेपी की बैठक है। यानी कि आज दिल्ली में दोनों महत्वपूर्ण बैठक है और इस दोनों महत्वपूर्ण बैठक में दोनों गठबंधन के जो नेता हैं वो बड़ा फैसला लेंगे। लेकिन जहां तक इंडिया गठबंधन की बात है, तो मुंबई में जो 1 सितंबर को बैठक हुई थी, उसमें समय सीमा निर्धारित की गई थी कि 30 सितंबर तक सीट का चयन, यानी कि लोकसभा सीटों का चयन और फिर इस पर सीट शेयरिंग की बात पूर्ण हो जानी चाहिए। यानी कि जो इंडिया गठबंधन के घटक दल हैं वो किन किन राज्यों में किन किन सीटों पर अपनी दावेदारी देंगे, किन किन लोकसभा सीटों पर अपना उम्मीदवार उतारेंगे, ये सीटों का चयन पहले हो जाना चाहिए। फिर उसके बाद सीट शेयरिंग की बात होगी और उसके बाद उम्मीदवार उतारने की बात होगी। तो उसी समय ये 14 सदस्यीय कैंपेन कमेटी बनाई गई थी और उस कमेटी की आज पहली बैठक है। और यह बैठक एनसीपी नेता शरद पवार के दिल्ली आवास पर बुलाई गई है और इसके पीछे मुख्य मकसद यही है कि इंडिया गठबंधन में जो 28 घटक दल हैं, उन 28 घटक दल के नेता यह अब तय करेंगे कि किन किन राज्यों में किन दल की हैसियत बड़ी है या उनके जो उम्मीदवार हैं वो जिताऊ हैं। तो इस सीटों का चयन होगा। फिर आगे की जो रणनीति है, 2 अक्टूबर को जो इंडिया गठबंधन ने फैसला किया है कि महात्मा गांधी के जन्मदिन के अवसर पर एक बड़े भव्य कार्यक्रम के आयोजन का, तो वो आयोजन कहाँ होगा, कब होगा और उसमें कौन कौन से नेता जुटेंगे, इसकी भी चर्चा होगी। तीसरी ये होगी कि जब सीटों का चयन हो जाएगा तो फिर ये हो कि किन दलों को कौन कौन सी सीटें दी जाएंगी, यानी कि गठबंधन को मूर्त रूप दिया जाएगा। तो इसको लेकर के भी चर्चा है। उसके बाद फिर जो चुनाव अभियान चलेगा उसकी भी रणनीति बनेगी। तो कह सकते हैं कि आज की जो बैठक है इंडिया गठबंधन के चुनावी कैंपेन कमेटी की, वो काफ़ी महत्वपूर्ण है। चूँकि ये मात्र 14 सदस्यों की बैठक है, तो 14 सदस्यों की बैठक में ये निश्चित रूप से कह सकते हैं कि इसमें कोई भी निर्णय लेने में आसानी होगी और इसमें हर पहलुओं पर विचार किया जाएगा। तो इसको लेकर के जो गठबंधन के घटक दल के नेता हैं वो काफ़ी उत्साहित हैं। हालांकि बिहार से इसके जो सदस्य हैं, जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह, उनकी तबीयत खराब है, लेकिन देखना है कि क्या ललन सिंह इस बिहार से ही नहीं अशोक जी, कोऑर्डिनेशन कमेटी की बैठक इतनी महत्वपूर्ण है क्योंकि आज ये पहली बैठक है, दिल्ली में हो रही है और शरद पवार के घर में हो रही है।
बहुत कुछ इसमें फैसला लिया जाना है सीट शेयरिंग को लेकर के भी। सिर्फ बिहार के ललन सिंह की बात नहीं कर रहे हम, जेडीयू प्रदेश अध्यक्ष ललन सिंह बीमारी की हवाला दे करके नहीं जा रहे। एक्सक्यूज जो भी है, रिजल्ट यही है कि नहीं जा रहे हैं। सीपीएम के भी नेता नहीं जा रहे हैं, टीएमसी की भी नेता नहीं जा रहे। इतनी इंपॉर्टेंट आज बैठक है, इतनी महत्वपूर्ण आज बैठक है दिल्ली में, लेकिन ये नेता नहीं जा रहे। क्या कुछ कारण बताए जा रहे हैं इसके? नहीं, वो तो बैठक जब संपन्न हो जाएगी निशु तब पता चलेगा कि कौन कौन लोग बैठक में शामिल नहीं हो रहे हैं हुए। और दूसरी बात है कि उसके पीछे कारण क्या है। लेकिन यह पहली बैठक है और यह पहली बैठक महत्वपूर्ण है। यही देखना है कि इस बैठक में कौन कौन से महत्वपूर्ण निर्णय लिए जाते हैं। अगर बिहार से ललन सिंह और तेजस्वी प्रसाद यादव दोनों सदस्य हैं तो तेजस्वी प्रसाद यादव इस बैठक में शामिल होंगे। और आपने देखा होगा कि पिछले 2 दिनों में जो जदयू और आरजेडी की बैठक हुई है तो उन दोनों के नेताओं ने अपने कार्यकर्ताओं को साफ संदेश दिया है कि 40 लोकसभा सीटें जो बिहार में हैं उस पर गठबंधन चुनाव लड़ रहा है कि न कि आरजेडी और जदयू चुनाव लड़ेगा। तो ये संदेश दिया गया है। लेकिन आज की बैठक में क्या निष्कर्ष निकलता है, नेता किस एक तरह से कहिए कि कहीं न कहीं कोई निर्णय लेते हैं, कोई किस ठोस मुकाम पर पहुंचते हैं, यह देखना दिलचस्प होगा। और जिन दलों के नेता वहां पे नहीं पहुंच पाते हैं तो उसकी वजह क्या है, इस वजह को भी देखना होगा। बिल्कुल लगे हाथ अशोक जी, हम ये भी आपको बताना चाहेंगे कि सेम टाइम पर बीजेपी के हेडक्वार्टर में मीटिंग रखी गई है। अशोक जी, टाइम सेम है और G20 मिशन को सक्सेसफुल होने के उपलक्ष्य में ये मीटिंग रखी गई है। हालांकि नाम बहुत दिए जा रहे हैं, लेकिन कहीं ऐसा तो नहीं है कि मीडिया डाइवर्ट करने का स्टंट बीजेपी तो नहीं कर रही है। ये वाली कहावत चरितार्थ तो नहीं हो रहा है कि ना खेले देम ना खेलवे बिगाड़ देम। ये पहले से भी है। आपको याद होगा कि पिछले 23 जून को जब बिहार में बैठक हुई थी उस समय भी बीजेपी का बड़ा आयोजन था। उसमें प्रधानमंत्री जी बाहर थे, विदेश दौरे पर थे। कर्नाटक में जब बैठक हुई थी उस समय भी एनडीए गठबंधन की बैठक उसी दिन दिल्ली में रखी गई थी। मुंबई में जब बैठक हुई थी तो उस समय भी बीजेपी की बैठक थी। और आज भी जब इंडिया गठबंधन के चुनावी अभियान समिति यानी कि कैंपेन कमेटी की जब बैठक है तो बीजेपी ने भी यह बैठक अपने राष्ट्रीय कार्यालय में रखा है, मुख्यालय में रखा है। और इसके पीछे वजह ये बताई जा रही है कि चुनावी रणनीति को लेकर के तो बैठक होगी लेकिन G20 की जो सफलता है, यानी कि जो 2 दिवसीय कार्यक्रम दिल्ली में आयोजित किए गए और उस आयोजन में जिस तरह से विश्व के जुटे नेताओं ने, G20 के जो सदस्य नेता हैं वो उन लोगों ने जिस तरह से भारत की तारीफ की और यह बैठक जो सफलतापूर्वक संपन्न हो गई उसको लेकर के बीजेपी काफ़ी उत्साहित है और इसको एक जश्न के रूप में मनाना चाहती है। यही वजह है कि आज की बैठक के बहाने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी भाजपा के केंद्रीय कार्यालय में पहुंचेंगे और उनका भव्य स्वागत किया जाएगा। यानी कि G20 की सफलता तो एक कह सकते हैं बहाना है, असली निशाना यह है कि बीजेपी जो चुनावी रणनीति बना रही है उस रणनीति के तहत ये भी दिखाना चाहती है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश ही मजबूत नहीं है बल्कि विश्व में भी भारत की साख बढ़ी है। और G20 की बैठक को सफलतापूर्वक संपन्न करा करके नरेंद्र मोदी विश्व के बड़े नेता बन गए हैं। तो एक तरह से कहिए कि इनको लेकर के बीजेपी खासा उत्साहित है और आज ये दोनों काम बीजेपी करना चाहती है। निश्चित रूप से आपने जिस शब्द का इस्तेमाल किया है, बीजेपी की रणनीति भी यही है कि इंडिया गठबंधन की जो रणनीति है उस रणनीति को आम जनता तक पहुंचाने में बीजेपी जितना रोक सके, बीजेपी इसमें कोताही नहीं बरतना चाहती। इसलिए अगर मीडिया की सुर्खियों में इंडिया गठबंधन है तो बीजेपी भी ऐसे ऐसे कार्यक्रम आयोजित करती रहती है ताकि उसी दिन उसी वक्त ताकि वो जो मीडिया में खबरें आएँ उसमें कहीं न कहीं बंटवारा हो, यानी कि दोनों गठबंधन के बारे में चर्चा हो और एक तरफा लाभ इंडिया गठबंधन न ले जाए। जी, तो इस मीटिंग में, इस बैठक में पीएम मोदी का स्वागत भी होगा और खबरें ऐसी भी आ रही हैं अशोक जी कि उनका संबोधन भी होगा। तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि इंडिया गठबंधन की जो कोऑर्डिनेशन कमेटी की मीटिंग चल रही है, बैठक चलेगी, उसको हाईजैक करने का प्लान है बीजेपी का? बीजेपी एक बड़ी पार्टी है, राष्ट्रीय पार्टी है, केंद्र में उसकी सरकार है, क्यों नहीं हाईजैक करना चाहेगी? क्यों नहीं चाहेगी अपने राजनीतिक विरोधियों को मीडिया के प्लेटफॉर्म पर भी मत दे? और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जब संबोधन होगा G20 की सफलता के बाद, चुनावी रणनीति की बैठक के बाद, तो निश्चित रूप से कह सकते हैं कि मीडिया की सुर्खियां तो नरेंद्र मोदी ही बनेंगे, मीडिया की सुर्खियां वही बटोर करके ले जाएंगे। वैसी परिस्थिति में इंडिया गठबंधन को जो लाभ मिलना चाहिए वो नहीं मिल पाएगा। लेकिन
लेकिन इसके बावजूद भी इंडिया गठबंधन की जो बैठक है वो भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। देखना है कि इस बैठक का निष्कर्ष क्या निकल अशोक पाता जी, है। ऐसे में सवाल ये भी उठता है कि कुछ पार्टियों के नेता नहीं जा रहे, हमारे यहाँ से ललन सिंह नहीं जा रहे हैं, सीपीएम के नेता भी नहीं जा रहे हैं और अभिषेक बनर्जी भी नहीं जा रहे हैं बंगाल से। अगर देखा जाए तो कंफ्यूजन किस बात का है? क्या वाकई लीगल कोई रीजन है? अभिषेक बनर्जी का तो ये कहना है कि ठीक है, ईडी का बुलावा आया है इसलिए हम नहीं जा पा रहे हैं, यहाँ ललन सिंह की तबीयत खराब है। इतनी इंपॉर्टेंट बैठक, पहले ही दिन का बैठक, कंफ्यूजन है क्या कोई सीट शेयरिंग को लेकर के इनके मन में अभी भी? आप ये देख लीजिए ना जी कि आज कैंपेन कमेटी की, इंडिया गठबंधन के कैंपेन कमेटी की बैठक है और यहाँ जदयू के एमएलसी हैं, उनके यहाँ ईडी की छापेमारी होती है। जी यूपी में समाजवादी पार्टी के नेता हैं, उनके यहाँ छापेमारी होती है। पश्चिम बंगाल में छापेमारी होती है। तो कहीं न कहीं कह सकते हैं कि बीजेपी या केंद्र की जो सरकार है, हालांकि ये कहती है कि जो एजेंसियां हैं वो स्वतंत्र हैं, वो अपना काम करती है, लेकिन कहा जाता है कि चुनाव में साम दाम दंड भेद सब काम करता है और बीजेपी इस मामले में माहिर है। कहीं न कहीं साम दाम दंड भेद का प्रयोग कर रही है और यही वजह है कि आज इतनी महत्वपूर्ण बैठक के बाद 14 सदस्यीय कमेटी में अगर 3-4 लोग गायब हो जाते हैं तो निश्चित रूप से मीडिया की सुर्खियों में इसकी उपलब्धि कम छपेगी, कम दिखेगी, इसकी विफलता की चर्चा ज़्यादा होगी। और बीजेपी चाहती है कि जनता के बीच संदेश जाए कि इंडिया गठबंधन अभी पूरी तरह से एकजुट नहीं हुई है और इन दलों में यह मादा नहीं है कि वो नरेंद्र मोदी को शिकस्त दे सकें। बिल्कुल, तो बहुत बहुत धन्यवाद अशोक जी आपका इन तमाम जानकारियों के लिए।